हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। श्याम और रानी बिस्तर पर जाकर मस्ती करने लग जाते हैं और प्रिया उनको खड़े खड़े देखती रहती है। उन दोनों को देखकर प्रिया के तन बदन में भी अब हलचल लग जाती है। जब रानी ने देखा कि उसकी ननंद प्रिया भी अब बेचैन हो गई है तो उसके पास जाकर वह उसको भी निर्वस्त्र कर देती है। श्याम जब प्रिया को इस हालत में देखता है तो वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके पास जाकर उसे बिस्तर पर ले आता है। उसके बाद वह उन दोनों के साथ बारी बारी सब करता है। सुनील यूपी के एक गांव में रहता था। उसकी उम्र 27 साल थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की थी। उसके परिवार वाले इस शादी से बेहद खुश थे क्योंकि वह लड़की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार था जिसमें सुनील के माता पिता और एक छोटी बहन और खुद सुनील और उसकी पत्नी रानी थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और गुजरते वक्त के साथ साथ सुनील को अपने खर्चों की चिंता होने लगती है क्योंकि वह बहुत कम कमाता था। शादी के पहले सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। इसलिए बाहर जाकर कमाने की सोचने लगा। कुछ ही दिनों बाद वह अपने गांव छोड़कर बम्बई चला जाता है, जहां उसे जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह नौकरी तो बहुत अच्छी थी, मगर उसमें छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। सुनील को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसे छुट्टियां इतनी कम मिल रही हैं। उसे बस तो बहुत सारा पैसा ही कमाना था। उसकी पत्नी का नाम रानी और उसकी बहन का नाम प्रिया था। दोनों में बहुत बनती थी। दोनों नंद भाभी आपस में खूब मस्ती किया करती थी और दोनों ही खूब हंसी मजाक भी किया करती थी। उन दोनों में इतना प्यार था कि वह नंद भाभी कम बहनें ज़्यादा लगती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस गुजरते वक्त के साथ सब ठीक ठाक चल रहा था। रानी अब अपने कमरे में अकेली ही सोती थी क्योंकि रानी का हस्बैंड अब मुंबई में काम करता था, क्योंकि उसका पति तो अब बाहर ही था। एक दिन आधी रात के समय रानी का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननंद प्रिया खड़ी थी। वह कहने लगी, भाभी, मैंने एक डरावना सपना देखा है और अब मुझे अपने कमरे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं वहाँ पर अकेली नहीं सो सकती हूँ। क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर दोनों बिना बात किए ही सो जाती हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अगले दिन प्रिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं हर रोज़ आपके पास सो सकती हूँ? क्योंकि मुझे अपने कमरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। फिर वह अब हर रोज़ अपनी भाभी के कमरे में सोने लगी थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन प्रिया की नींद अचानक रात को 3 बजे खुल जाती है। उसने देखा कि उसकी भाभी बिस्तर से गायब है। उसे बड़ी हैरानी होती है। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गई होगी या फिर पानी पीने के लिए गई होगी। फिर वह उसके आने का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन जब उसकी भाभी काफ़ी देर तक नहीं आती तो वह दोबारा उसकी आंख लग जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसने अपनी भाभी को अपने पास ही सोया पाता है। फिर वह इस बात को इग्नोर कर देती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया की नींद फिर से खुल जाती है। भाभी की चूड़ियों की खनखनाहट से वह उठ जाती है क्योंकि उसकी भाभी बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। प्रिया जानबूझकर सोने का ड्रामा करती है क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर उसकी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। उसे यह राज जानना ही था। यही सब सोचते हुए जब उसे 1 घंटा बीत जाता है तब कहीं जाकर उसकी भाभी वापस आती है। नींद तो प्रिया की आंखों से कोसों दूर थी। वो बस अपनी भाभी का इंतज़ार ही कर रही थी। वह तो बस सोने का नाटक ही कर रही थी क्योंकि वह सोच सोच कर परेशान भी हो गई थी कि उसकी भाभी इतनी रात को कहाँ गई थी। काफ़ी देर तक जागने के बाद उसे नींद ही आ गई। अगली रात जैसे ही उसकी भाभी फिर से जाने लगी तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, भाभी, हर रोज़ आप कहाँ जाती हैं और रात को ऐसा कौन सा काम है
जो अब 2-2 घंटे तक वापस नहीं आती हैं। फिर भाभी बोली कि वह ज़रूरी काम से जा रही है और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन नंद कहती है, भाभी आप मुझे बताइए कि इतनी रात को ऐसा कौन सा काम होता है। अरे छोड़ो ना प्रिया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन प्रिया तो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह तो जिद पर अड़ गई थी कि उसे सच ही पता चल जाए। आखिरकार नंद की जिद के आगे भाभी को झुकना ही पड़ता है। कहती है, चलो मेरे साथ आज तुम। अगर याद रहे यह राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। उसने कहा, ठीक है भाभी, और यह कहकर वह अपनी भाभी के पीछे पीछे चल देती है। घर से निकलकर वह दोनों भैंसों के तबेले की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर वह दोनों एक छोटे से कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी उसके कान में धीरे से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें बाद में अंदर बुलाऊंगी, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतज़ार करो। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह जो सामने दरवाजे में छेद है ना, तुम बस यहीं से देखती रहना। इसके बाद भाभी अंदर चली जाती है। प्रिया अंदर का नज़ारा देखने में लगती है। कमरे की लाइट पहले से ही ऑन थी। भाभी जब अब उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है जो पहले से उस कमरे में मौजूद था, प्रिया अंदर का नज़ारा देखकर एकदम से चकित रह जाती है। उसने देखा कि भाभी उस आदमी के कपड़े एक एक करके उतारने लगी थी। उसके बाद वह आदमी भी भाभी से लिपट जाता है। अब वह दोनों ऐसी अवस्था में थे जिसे देखकर प्रिया का मन बेचैन होने लगा, क्योंकि वह भी अब जवान हो चुकी थी। प्रिया यही सोच रही थी कि आखिरकार उसकी भाभी के साथ वह आदमी कौन है, क्योंकि वह आदमी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसे तो केवल उस आदमी का जिस्म ही दिखाई दे रहा था। वह यह सब देख देख ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक लकड़ी का डंडा वहाँ पास रखे बर्तन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार आवाज़ होती है और वह आदमी भाभी से चौंक कर पूछता है, इस वक्त बाहर कौन हो सकता है। फिर भाभी ने उस आदमी से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वह तो उसकी ननंद है, अगर तुम चाहो तो उसे भी अंदर बुला लेती हूँ। उस आदमी ने कहा, अगर वह कोई गड़बड़ नहीं करेगी तो तुम उसे बुला सकती हो। भाभी फिर उसी हालत में बाहर आकर अपनी ननंद को अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही प्रिया अंदर आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके घर का नौकर श्याम था। 35 साल का श्याम एक कटीले बदन का मालिक था और एकदम जवान भी लगता था। श्याम और भाभी बिस्तर पर जाकर एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और फिर प्रिया उनको खड़े खड़े देखती रहती है। उन दोनों को देखकर उसके बदन में भी अब बेचैनी होने लगती है। जब भाभी ने देखा कि उसकी ननंद भी अब बेचैन हो गई है, उसके पास जाकर उसको कहती है कि तुम्हें भी करना है यह सब, बहुत मज़ा आता है। श्याम ने जब प्रिया को इस हालत में देखा तो वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उसके पास जाकर उसे बिस्तर पर ले आता है। उसके बाद वह उन दोनों के साथ अपनी हवस को मिटाता है। प्रिया का यह पहला अनुभव था और इस पहले अनुभव से ही उसे एक चरम सुख की प्राप्ति हुई थी। अब वह सुख को बार बार भोगना चाहती है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रिया को इसकी बहुत बुरी लत लग गई। अब जैसे ही रात होती तो दोनों ननंद भाभी नौकर के कमरे में पहुंच जाती। नौकर की ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही थी। उसकी तो 5 उंगलियां घी में थी। दो दो जवान लड़की अपने आप ही उसकी झोली में आकर गिर गई थी। वह अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता था, क्योंकि इस उम्र में भी उसे 25 साल की भाभी और 17 साल की ननंद का सुख मिल रहा था। क्या सच में ही श्याम किस्मत वाला था, या फिर उसकी किस्मत बहुत बुरी होने वाली थी। आने वाले तूफान से वह बिल्कुल अनजान था।
वह तो बस यही सोच रहा था कि वक्त यहीं पर थम जाए और वह इसी तरह आनंद लेता रहे। आए दिन ननंद और भाभी अपने तन की भूख को शांत करने के लिए नौकर के पास जाने लगी थी और बदले में उसको खर्च के लिए 2,000 रुपये भी दे दिया करती थी। वह शाम के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देती थी ताकि उसको किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी ना आए। एक दिन सुबह सुबह शाम तबेले के बाहर बैठकर काजू बादाम खा रहा था। तभी उसका मालिक यानी कि भाभी का ससुर देख लेता है। फिर वह उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स कहाँ से खा रहे हो। इस पर शाम कहने लगा कि मालिक कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है, इसलिए बाजार से लेकर आया था। भाभी का ससुर सोचने लगा कि इसकी पूरी पगार तो मैं ही इसके घर पर भेजता हूँ, फिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। लेकिन फिर वह पता नहीं क्यों इस बात को इग्नोर करते हुए वापस घर की तरफ चला जाता है। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन ननंद भाभी अपने कमरे से गायब थी। वह तो शाम के पास जाकर अपनी जवानी का आनंद लूट रही थी। रात को सास वॉशरूम की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि बहू का दरवाज़ा खुला है और अंदर की लाइट भी चल रही थी, तो फिर वह अपनी बहू के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। जब उसने रूम में जाकर देखा तो बहू कमरे में नहीं थी। सास ने सोचा कि बेटी के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद वह भाभी के साथ में सो रही होगी। जब बेटी का कमरा भी खाली होता है तो फिर सास बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और घर में हर जगह ढूंढने लगती है। जब वह दोनों उसे कहीं नहीं मिलती तो उसे मजबूरन अपने पति को सब कुछ बताना पड़ता है। फिर उसका पति उठ जाता है और पूरे घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब उसको भी वह दोनों कहीं नज़र नहीं आती तो फिर वह सोचता है कि क्यों ना चलकर शाम के पास जाया जाए। उसे शाम के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वह हैरान था कि इतनी रात गए यहाँ कौन हो सकता है। वह दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी इसने सोचा कि दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार इस छेद से अंदर देख लेता हूँ। जैसे ही वह अंदर का नज़ारा देखता है उसका तो खून खौल उठता है। उसने देखा कि उसकी बहू और बेटी बिल्कुल आपत्तिजनक अवस्था में उसके साथ लेटी हुई थी। वह दोनों ऐसी हरकतें कर रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह सब देखकर उसका खून खौल उठा और उसने एक ही बार में दरवाज़ा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। यह सब होता देख वह तीनों एकदम से हैरान रह गए। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, ससुर ने एक डंडा उठाकर शाम को पीटना शुरू कर दिया। मौका देखकर ननंद भाभी वहाँ से भाग जाती हैं। ससुर इतने गुस्से में था, उसने पीट पीट कर शाम की जान ही ले ली। गुस्सा शांत होने के बाद उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने यह सब क्या कर दिया, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। अब सोचने से क्या फ़ायदा। लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए, यह सोचने लगा। फिर वह उठा और उसने लाश को एक बोरी में डाल दिया। फिर बोरी को कंधे पर उठाकर नाले की तरफ चल पड़ता है। रात के करीब 4 बज रहे थे और ससुर चुपके छुपाते रात में आगे बढ़ रहा होता है। वह जब एक घर के पास से गुजर रहा था तो उसे एक आदमी ने देख लिया जो टॉयलेट करने के लिए बाहर निकला था। वह आदमी सोचता है कि कोई चोर है जो सामान चुरा कर भाग रहा है, इसलिए वह आदमी ससुर का पीछा करना शुरू कर देता है। नाले के पास पहुंचकर ससुर अपनी पीठ से बोरा उतार देता है। फिर कुछ देर रुकता है और इधर उधर देखकर बोरे को नाले में फेंक देता है। बोरे को फेंकने के बाद वह उसी रास्ते से वापस चला जाता है। जो ससुर का पीछा कर रहा था वह फिर से उसका पीछा करने लगता है और वह यह जानना चाहता है कि आखिरकार यह चोर कहाँ जाएगा। वह गांव में पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उसके मन में एक विचार आता है कि अगर यह चोर है तो फिर बोरे में
ज़रूर कोई कीमती सामान होगा। इस तरह वह लालच में आकर आप वापस बोरे को देखने चला गया। वह व्यक्ति फिर बोरा खोलना शुरू कर देता है। जैसे ही बोरे को खोलता है तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उस बोरे में तो एक लाश पड़ी हुई थी। वह चिल्लाता है और गांव की तरफ भागता है। गांव पहुंचते ही वह सब गांव वालों को इस घटना के बारे में बता देता है। फिर गांव वाले पुलिस को फ़ोन करके उस नाले की तरफ चले जाते हैं जहां पर वह लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पूछताछ के दौरान उस लाश की पहचान रामलाल के नौकर के तौर पर की गई। रामलाल यानी कि ससुर। सुबह 5 बजे ही पुलिस रामलाल के घर पहुंच जाती है। रामलाल पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह अपनी घबराहट पर काबू पा लेता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी घबराहट से ही पुलिस वालों को पता लग जाएगा। एक पुलिस वाला रामलाल से पूछता है कि तुम्हारा नौकर कहाँ पर है। रामलाल कहने लगा कि वह तो 2-3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर अपने घर चला गया है। पुलिस वाले शाम के घर का पता पूछकर एक टीम को उसके गांव पहुंचा देते हैं। पूछताछ करते करते सुबह के 8 बज चुके थे। फिर पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। शाम का गांव ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पुलिस वाले 2-3 घंटे में ही पहुंच जाते हैं। पूछताछ के दौरान शाम के घर वालों ने बताया कि वह तो 4 महीने से घर ही नहीं आया है। अब पुलिस पूछताछ के लिए रामलाल को थाने में बुला लेती है। फिर पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। रामलाल कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, क्योंकि वह तो एक सीधा साधा आदमी था। आप चाहो तो गांव वालों से पूछ सकते हो। इतना कहने के बाद पुलिस वाले रामलाल को घर भेज देते हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता है। अब पुलिस वाले रामलाल के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान रामलाल का एक पड़ोसी बताता है कि उसने शाम को पिछली रात रामलाल के घर पर ही देखा था। अब पुलिस का सीधा साधा शक श्यामलाल पर ही पड़ जाता है। पुलिस तुरंत रामलाल को घर से उठा लेती है। पहले तो वह झूठ पर झूठ बोलता गया, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने ही श्याम की हत्या की है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करके सलाखों के पीछे डाल देती है। पुलिस भाभी और उसकी ननंद को छोड़ देती है, लेकिन दोनों ने कबूल कर लिया कि वह श्याम से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों ने जो कुछ किया वह अपनी मर्जी से किया था। उन पर किसी भी तरह की कोई दबाव नहीं था, इसलिए पुलिस इस केस से उनको अलग कर देती है। भाभी और ननंद का उसके बाद क्या हुआ और भाभी के पति सुनील ने उन दोनों के साथ क्या किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आज की एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। उन दोनों नंद भाभी के साथ क्या होना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ ऐसी वीडियो को मैं शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।